गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। आज का एपिसोड जियोमॉर्फोलॉजी से संबंधित प्रश्नों पर आधारित है और इसके अंतर्गत आज हम लोग जो कुछ प्रमुख सिद्धांत है उस पर चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है, लिखा है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो महाद्वीपीय विस्थापन का जो सबसे पहला सिद्धांत था, वैसे तो यहाँ पर वेगनर महोदय के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, लेकिन अगर हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करना चाहें कि कब से इसकी शुरुआत हुई है, तो सबसे पहले जो शुरुआत की जाती है यहाँ पर बेकन महोदय ने किया है, एंटोनियो स्नाइडर महोदय ने किया है, एफ बी टेलर महोदय ने किया है और लास्ट में जाके वेगनर महोदय ने उसको पूरा कंप्लीट किया है। तो ऐसा नहीं है कि बस एक ही के द्वारा यह सिद्धांत कंप्लीट हो गया है, अर्थात इसका विकास कालक्रम में कई लोगों के द्वारा कुछ कुछ प्रयास किए गए हैं। सबसे पहला प्रयास इस दिशा में वेकन महोदय ने किया है, उसके पश्चात उसमें और ज़्यादा इन्हांसमेंट एंटोनियो स्नाइडर महोदय ने किया है, उसमें और ज़्यादा इन्हांसमेंट कह सकते हैं एफ बी टेलर महोदय ने किया है, और फाइनलाइज जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया यह वेगनर महोदय के द्वारा किया गया है 1912 में। इस पर्टिकुलर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, निम्नलिखित पैंजिया का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है। तो पैंजिया का जो प्रयोग है यह अल्फ्रेड वेगनर महोदय के द्वारा ही किया गया है। वेगनर महोदय ने क्या कहा था कि कार्बोनीफेरस तक सभी महाद्वीप पैंजिया के रूप में और सभी महासागर पैंथालसा के रूप में विद्यमान थे, लेकिन कार्बोनीफेरस के अंत में कुछ ऐसी भूगर्भिक गतिविधियां हुई जिसके परिणाम स्वरूप पैंजिया का विखंडन हुआ और पैंजिया के मध्य में था आपका टेथिस भूसन्नति, जिसके उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में था गोंडवाना लैंड। तो ये सारे शब्द वेगनर महोदय ने ही प्रतिपादित किया है। बाकी इस पर बहुत से साक्ष्य भी दिए हैं, तो उसकी चर्चा हम लोग इसी स्लाइड में देखेंगे, कालक्रम में प्रश्नों के माध्यम से डिस्कस हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अल्फ्रेड वेगनर महोदय। अगला यहां पर जो लिखा गया है प्रश्न, यहां पर लिखा गया है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्या करना है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ लिखा है भूसन्नति का सिद्धांत, किसका है, फिर लिखा है चतुष्फलक का सिद्धांत, स्थिर तरंग का सिद्धांत, अवतरण का सिद्धांत। तो जो भूसन्नति का सिद्धांत है यह पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत है जो कोबर महोदय के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो कोबर महोदय के द्वारा भूसन्नत का सिद्धांत दिया गया था, जिसका उद्देश्य था पर्वत निर्माणकारी संरचना। इसी प्रकार जो चतुष्फलक का सिद्धांत था यह किसके द्वारा दिया गया? तो लुथियन ग्रीन महोदय के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? लुथियन ग्रीन महोदय के द्वारा दिया गया था, और इसका उद्देश्य था कि किस प्रकार से महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति हुई है। तो इसका संबंध आपका चौथे से हो जाता है। इसी प्रकार जो स्थिर तरंग का सिद्धांत है, तो स्थिर तरंग का सिद्धांत ज्वार और भाटा के संबंध में है। किससे है? ज्वार और भाटा के संबंध में है। वैसे स्थिर तरंग के सिद्धांत से याद आता है कि यहाँ पर कई सिद्धांत है जिसके विषय में हमको समझना चाहिए। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रकार से 3 सिद्धांत है। एक है न्यूटन का संतुलन सिद्धांत आता है, एक है विलियम हैवल का प्रागामी तरंग का सिद्धांत जिसको हम प्रोग्रेसिव कहते हैं, और एक है यहाँ पर हैरिस का अपरागामी तरंग सिद्धांत। तो जो हैरिस का अपरागामी तरंग सिद्धांत है उसी को कहते हैं स्टेशनरी वेव का सिद्धांत, और वही है स्थिर तरंग का सिद्धांत। तो एक प्रकार से जो हैरिस महोदय के द्वारा दिया गया है अपरागामी तरंग का सिद्धांत, या जिसको हम कहते हैं स्टेशनरी वेव का सिद्धांत, वही सिद्धांत यहाँ पर लिखा गया है स्थिर तरंग का सिद्धांत, जिसका संबंध ज्वार भाटा से है। जबकि अन्य भी यहाँ पर सिद्धांत हैं जिसमें हम लोग चर्चा किए कि न्यूटन का एक संतुलन सिद्धांत आता है, विलियम हैवल्स का प्रागामी तरंग का सिद्धांत भी आता है। इसी प्रकार जो अवतलन का सिद्धांत या प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति के संबंध में दिया गया है, तो प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति के संबंध में भी कई सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर सिद्धांत आता है वो डार्विन दाना का सिद्धांत आता है, जो अवतलन का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? अवतलन का सिद्धांत है। फिर उसी के परिणाम स्वरूप दूसरा सिद्धांत आता है मरे का है, जो स्थिर स्थल का सिद्धांत है। उसके पश्चात आता है डैली का हिमानी नियंत्रण का सिद्धांत, और लास्ट में डेविस महोदय का आता है जिसमें सभी को मिक्स कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से इससे संबंधित कुछ अन्य भी तथ्य थे जिसको हमने आपको शेयर करने का प्रयास किया है। बाकी इस पर हम कालक्रम में डिटेल में चर्चा करते रहेंगे। तो इस आधार पर अगर हम विकल्पों का मिलान करें
तो ए का 3 हो जाएगा और बी का 4 हो जाएगा, तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, अर्थात यहां पर आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ होने की संभावना व्यक्त की है? तो यहां पर जैसे कालक्रम में हमें जानते हैं कि वैगनर महोदय ने साक्ष्य दिया है, फिर एंटोनियो स्नाइडर महोदय हैं, फिर बेकन महोदय हैं, टेलर महोदय हैं, सब लोगों ने कहीं ना कहीं इस पर कार्य किया है। लेकिन सबसे पहली बार जो ये संभावना व्यक्त की है या किसने किया है, इसके विषय में प्रश्न पूछ रहा है। तो यह संभावना सबसे पहली बार जो व्यक्त किया गया है, यह अब्राहम आर्टेलियम के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? अब्राहम आर्टेलियम के द्वारा किया गया है। जबकि इसको एक मैप के द्वारा, अर्थात इनको एक मानचित्र में जो पिरोने का काम किया गया है, किसको किसको? यूरोप को, इससे उत्तरी अमेरिका से, अफ्रीका को दक्षिणी अमेरिका से एक साथ मिला करके जो मैप बनाया गया था, सबसे पहली बार इसको बनाने का कार्य किसने किया था? तो एंटोनियो पेलेग्रिन ने। किसने किया था? एंटोनियो पेलेग्रिन ने। लेकिन संभावना किसने व्यक्त की थी? तो अब्राहम आर्टेलियम ने। और जबकि इस पर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बेकन महोदय हैं, एंटोनियो स्नाइडर महोदय हैं, फिर वहां पर बी टेलर महोदय हैं और वैगनर महोदय हैं। तो कालक्रम में ऐसे कार्य हुआ है इस पर। अगला प्रश्न यहां पर लिखा है, निम्नलिखित में कौन युग्म सही नहीं है? बताना है कौन सा सही नहीं है। अर्थात 3 सही है, सिर्फ एक गलत है। जैसे लिखा हिमानी नियंत्रण का सिद्धांत, तो जो मरे महोदय ने हिमानी नियंत्रण का सिद्धांत दिया है, इसका संबंध है प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से। इसी प्रकार जो संवहन तरंग का सिद्धांत जो होम्स महोदय के द्वारा दिया गया है, तो होम्स महोदय ने ही संवहन तरंग के सिद्धांत के माध्यम से ही यह प्रतिपादन किया है कि किस प्रकार से महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति हुई है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आर्थर होम्स महोदय के द्वारा जो संवहन तरंग का सिद्धांत दिया गया है, यह चक्रवात से नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के संबंध में दिया गया है। तो यही गलत है और गलत को ही हमको चयन करना है। यहां पर तीसरा लिखा है स्थिर तरंग का सिद्धांत। तो स्थिर तरंग का सिद्धांत आपका ज्वार भाटा से संबंध रखता है। और स्थिर तरंग का अगर संबंध की हम बात करें तो यहाँ पर जो दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है, हमने चर्चा किया था, हैरिस महोदय के द्वारा जो अपरागामी तरंग का सिद्धांत है, जिसको स्टेशनरी वेव का सिद्धांत कहते हैं, वही कहलाता है स्थिर तरंग का सिद्धांत। इसी प्रकार है तापीय चक्र का सिद्धांत। तापीय चक्र का जो सिद्धांत या महाद्वीपी और महासागर की उत्पत्ति के संबंध में है। इस आधार पर यह भी सही है। केवल गलत कौन सा है? तो गलत आपका बी वाला है। अगला प्रश्न लिखा है वेगनर का विस्थापन सिद्धांत मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करने के लिए प्रतिपादित किया गया है? तो वेगनर का जो विस्थापन सिद्धांत है, यह किसकी व्याख्या करता है? तो हिमयुग और हिम नदीय संचलन के लिए करता है? ऐसा नहीं है। फिर लिखा है समुद्री तटों और हिमनद की भूवैज्ञानिक समानता। ये सही है। इन्होंने भूवैज्ञानिक समानता की बात किया है कि समुद्री तटों को देख करके ही इन्होंने यह बताया है कि उत्तरी अमेरिका का संबंध यूरोप से है और दक्षिणी अमेरिका का संबंध अफ्रीका से है। तो इस आधार पर इन्होंने व्याख्या की है। साथ में भू आकृतिक और महासागर तल का वितरण, इस पर इन्होंने कोई कार्य नहीं किया है, इस पर नहीं किया है। चौथा है विश्व में मुख्य जलवायु परिवर्तन। तो ये सही है। विश्व में जो मुख्य जलवायु परिवर्तन है उस पर भी इन्होंने कार्य किया है, क्योंकि यह एक ऋतु वैज्ञानिक थे। वैगनर महोदय क्या थे? तो वैगनर महोदय एक ऋतु वैज्ञानिक थे और अतीत में हुए जलवायु परिवर्तन की व्याख्या करने के लिए ही एक कालक्रम में कहीं न कहीं महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिए हैं। तो इस आधार पर इनकी कभी काल आलोचना भी होती है, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। तो विश्व में जलवायु परिवर्तन को ही स्पष्ट करने के क्रम में इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो इस आधार पर इनका बी वाला भी सही है और डी वाला भी सही है और आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा आंसर? सी। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है निम्नलिखित में से किस एक भूगर्भिक युग में वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत में पैंजिया का विभंजन हुआ है? पैंजिया का जो विखंडन हुआ है कार्बोनिफेरस काल के ही अंत में हुआ है, क्योंकि कार्बोनिफेरस तक सभी महाद्वीप पैंजिया के रूप में और सभी महासागर पैंथालसा के रूप में थे। लेकिन कार्बोनिफेरस के अंत में ही पैंजिया का विखंडन हो गया और वह अलग अलग महाद्वीपों में विभाजित हो गया तथा पैंथालसा भी अलग अलग भागों में विभाजित होकर के कई महासागरों का रूप धारण कर लिया है और उसी का अवशेष भाग आपका प्रशांत महासागर वर्तमान का है। और जो मध्य में टेथिस भूसन्निधि थी वही वर्तमान का आज जो मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है, वह है। तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा ए, कार्बोनिफेरस युग में ये सारी घटनाएं घटित हुई हैं। अगला यहां पर प्रश्न लिखा है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत की पुष्टि हुई है, इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो बताना है महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत में, अर्थात साक्ष्य कौन कौन से दिए गए हैं, उस साक्ष्य की बात कर रहा है।
तो साक्ष्य में यहां पर लिखा है महाद्वीपीय तटों की भौगोलिक एकरूपता का कंप्यूटर द्वारा आकलन। तो यहां पर ये सही है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। फिर लिखा है दक्षिणी महाद्वीपों के मध्य भूवैज्ञानिक समरूपता संबंधित नई खोज, ये भी सही है। पूरा चुंबकत्व संबंधित अध्ययन, ये भी सही है, क्योंकि इसके माध्यम से कहीं न कहीं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि की जाती है। फिर लिखा है सागरीय तल के प्रसार के प्रमाण। तो सागर नितल का जो प्रसरण सिद्धांत है यह भी इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की कालक्रम में पुष्टि करता है, और इसी के बाद जाकर के प्लेट विवर्तन की थ्योरी का प्रतिपादन हो जाता है। तो एक प्रकार से जो विकास का क्रम है, विकास का क्रम ऐसे है कि हम कह सकते हैं सबसे पहले अब्राहम अर्टोनियन महोदय ने अतीत में सभी को एक साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त की। फिर इस पर पेलग्रिन महोदय ने एक मानचित्र बना दिया। फिर उस पर देखें कालक्रम में तो बेकन है, स्नाइडर हैं, एफ.बी. टेलर हैं, वैगनर हैं, इन लोगों ने इस पर सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फिर उसी में जब और आगे कार्य आगे बढ़ता है तो पूरा चुंबकत्व का सिद्धांत आता है, सागर नितल का प्रसरण सिद्धांत आता है, और फिर इन्हीं सब का जो प्रतिफल होता है वह प्लेट विवर्तन की का सिद्धांत निकल करके आता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की जो पुष्टि है इन चारों के द्वारा की जाती है, क्योंकि जो भी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के साक्ष्य बताए गए थे उन सभी साक्ष्यों का कालक्रम में जब कंप्यूटर के द्वारा आकलन किया गया तो सही पाया गया। साथ में भूवैज्ञानिक समरूपता की जब बात की गई, इस पर भी रिसर्च किया गया तो ये भी सही पाया गया। पूरा चुंबकत्व संबंधी जो अध्ययन था ये भी प्रमाणित करता है कि नहीं महाद्वीपों का कालक्रम में विस्थापन हुआ है। इसी प्रकार सागर तट का प्रसार भी यह पुष्ट करता है कि अतीत में ये सब सागर एक साथ जुड़े हुए थे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की इन सब के द्वारा कालक्रम में पुष्टि की गई है, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न यहां पर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैगनर द्वारा प्रस्तुत प्रमाण नहीं है। अर्थात वैगनर ने अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए कुछ साक्ष्य भी दिया था, साक्ष्य कौन सा नहीं है वही बताना है। तो इन्होंने जिग्सा फिट का सिद्धांत दिया था। जिग्सा फिट का सिद्धांत का तात्पर्य होता है कि महाद्वीप एक दूसरे से सटे हुए थे अतीत में, क्योंकि इनकी जो स्थलाकृति है, संरचना है, तट का स्वरूप है, उसको देख करके ऐसा अनुमान लगाया गया था। पूरा जीवाश्म के प्रमाण भी इन्होंने बताया है, जिसमें इन्होंने लेमिन और ग्लास प्रोटोरिस की बात किया है। साथ में यहाँ पर कोयले के निक्षेप की बात किए हैं, पूरा जलवायु प्रमाण की बात करते हैं। तो ये सब इनके द्वारा साक्ष्य दिए गए हैं, लेकिन लेमिन जीवों का विलुप्त होना ऐसा इन्होंने नहीं कहा है, बल्कि इन्होंने कहा है कि लेमिन को क्या करते हैं कि यह जब यूरोप में रहते हैं, स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप पे रहते हैं, तो वहां से जब इनकी पॉपुलेशन बढ़ती है तो यह पश्चिम की तरफ पलायन करते हैं और अटलांटिक महासागर में जाकर के मर जाते हैं। तो ऐसे में यह प्रमाण मिलता है कि लेमिन पहले जब पश्चिम में जाता था तो वहां पर कोई न कोई स्थलखंड था। तो इस आधार पर कह सकते हैं हमारा जो गलत सेंटेंस है वह डी वाला ही गलत सेंटेंस है, और इसी आधार पर यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस आधार पर हमारा आंसर है डी। अगला प्रश्न यहां पर लिखा है वर्तमान भूत की कुंजी है, कथन किसने दिया है। तो वर्तमान भूत की कुंजी है, इसको दिया है जेम्स हटन महोदय ने दिया। किसने दिया है? तो जेम्स हटन महोदय ने दिया है। और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कालांतर में स्ट्रालर महोदय ने ही अनाच्छादन कालानुक्रम की भी पुष्टि की है, लेकिन जेम्स हटन महोदय ने ही वर्तमान भूत की कुंजी है इस पर इन्होंने चर्चा की है, और इसी के आधार पर कालांतर में स्ट्रालर महोदय ने ही अनाच्छादन कालानुक्रम की भी व्याख्या की है। बाकी अगर हम देखें कालक्रम में तो सबकी चर्चाएं कालक्रम में की गई हैं। डटन महोदय ने क्या कहा है, डेविस महोदय ने क्या कहा है, जेफ्रीज महोदय ने क्या कहा है, सब पर कुछ न कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। तो सब पर हम लोग कालक्रम में चर्चा इसी तरह से करते रहेंगे बीच बीच में। यहाँ पर लिखा है चतुष्फलकीय सिद्धांत किसके द्वारा किया गया, तो लुथियन ग्रीन महोदय के द्वारा दिया गया है, और इसका जो पर्पस था कि किस प्रकार से स्थल अर्थात महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो है यह वैगनर महोदय के द्वारा दिया गया है। समूहनी धारा का जो सिद्धांत है यह होम्स महोदय के द्वारा दिया गया, आर्थर होम्स महोदय के द्वारा दिया गया है। पर्वत निर्माण का जो सिद्धांत है जिसको हम जियोसिंक्लाइन का ओरोजेनिक सिद्धांत कहते हैं, यह कोबर महोदय के द्वारा दिया गया। तो इस आधार पर हम मिलान कर सकते हैं, अर्थात आंसर हो जाएगा 3412 अर्थात ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से किसने उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी छोर पर रॉकीज एवं एंडीज के उत्तरी दक्षिणी समस्थिति को अपने बहाव अथवा विस्थापन सिद्धांत के माध्यम से स्पष्ट किया है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर जानिएगा एफ.बी. टेलर महोदय।
क्योंकि एफ बी टेलर महोदय का जो मेन उद्देश्य था, इन्होंने टर्शियरी कालखंड में जो मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति हुई है उसी की व्याख्या करने के क्रम में ही ये महाद्वीपों का क्या किए हैं, विस्थापन किए हैं। तो कह सकते हैं एफ बी टेलर महोदय का ही संबंध है कि अतीत में किस प्रकार से मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति हुई है और उसी की व्याख्या करने के क्रम में ही इन्होंने रॉकीज और एंडीज की चर्चा किए थे। तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न यहां पर लिखा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। जैसे लिखा है मार्फोलॉजी, अब ये देखिए एक तरफ किताब है और एक तरफ लेखक है, इनको मिलान करना है कि किसका किसके संबंध है। तो मार्फोलॉजी ऑफ द अर्थ का जो संबंध है एल सी किंग महोदय के द्वारा, किसके द्वारा है, एल सी किंग महोदय के द्वारा दिया गया है। इसी प्रकार प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल जियोलॉजी का संबंध आर्थर होम्स के द्वारा है, किसके द्वारा है, इसका संबंध आर्थर होम्स के द्वारा है। इसी प्रकार अगर जियोमार्फोलॉजी की हम बात करें तो जियोमार्फोलॉजी का संबंध स्पार्क्स महोदय के द्वारा है, इनकी यह पुस्तक है। और अगर हम प्रिंसिपल ऑफ जियोमार्फोलॉजी की बात करें तो डब्ल्यू डी थॉर्नबरी के द्वारा दिया गया, किसके द्वारा, डब्ल्यू डी थॉर्नबरी के द्वारा दिया गया है। और इस आधार पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4123 4123 4123। तो 4123 आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी वाला आंसर यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पर लिखा है भूगर्भ शास्त्रीय दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का स्थल रूप नहीं है। तो यहां पर द्वितीय श्रेणी का स्थल रूप नहीं है तो पर्वत, मैदान, पठार ये सब एक प्रकार से देखा जाए तो द्वितीय क्रम के ही स्थल रूप हैं। लेकिन सबसे प्रारंभिक जो संरचना इस धरती पर बनी है वह महासागर और महाद्वीप हैं। तो महासागर और महाद्वीप प्रारंभिक संरचना है, इसको प्रथम श्रेणी का स्थल रूप कहते हैं। तो इस आधार पर यह स्पष्ट है कि महासागर प्रथम श्रेणी का स्थल रूप है, यह द्वितीय श्रेणी का नहीं है। इस आधार पर यही यहां पर गलत है, बाकी सब सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न लिखा है वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल या शक्ति उत्तरदायी है, बताना है। वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल उत्तरदायी है, अर्थात जिसके परिणाम स्वरूप महाद्वीपों का विखंडन के पश्चात विस्थापन हुआ है। तो कौन से बल उत्तरदायी हैं? तो यहां पर एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वैगनर महोदय ने 2 बलों को उत्तरदायी माना है। एक तो गुरुत्वाकर्षण बल है और दूसरा जो बल इन्होंने बताया है चंद्रमा का आकर्षण बल अर्थात ज्वारीय बल। तो यहां पर चूंकि दिए गए विकल्पों में हमारे पास केवल ज्वारीय बल है तो कह सकते हैं ज्वारीय बल के ही परिणाम स्वरूप महाद्वीपों का विखंडन के पश्चात पश्चिम दिशा में विस्थापन हुआ है। किसकी तरफ विस्थापन हुआ है? पश्चिम की तरफ विस्थापन हुआ है। जबकि पृथ्वी के घूर्णन गति से उत्पन्न जो अपकेंद्रीय बल होता है उसके परिणाम स्वरूप जो महाद्वीपों का विखंडन के पश्चात विस्थापन होता है वह विषुवत रेखा की तरफ होता है। तो यहां पर चूंकि विकल्प के अनुसार हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न लिखा है निम्न में से कौन सा साक्ष्य महाद्वीपीय विस्थापन की पुष्टि नहीं करता है। तो बताना है कि महाद्वीपीय विस्थापन की पुष्टि कौन सा नहीं करता है। तो पुष्टि पूरा चुंबकत्व का सिद्धांत भी करता है, तापीय संकुचन का सिद्धांत भी करता है। अच्छा, तापीय संकुचन का सिद्धांत इसकी पुष्टि नहीं करता है। ज्वारीय बल, क्या इसके परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि ज्वारीय बल के ही परिणाम स्वरूप एक प्रकार से हमारा यह महाद्वीपीय का विस्थापन हुआ है। तो महाद्वीपीय विस्थापन जो प्रारंभ हुआ है वैगनर महोदय के अनुसार, या हम कह सकते हैं एंटोनियो स्नाइडर महोदय के अनुसार, या एफ बी टेलर महोदय के अनुसार, तो इन सब ने चंद्रमा के द्वारा जो उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल, आकर्षण बल है जिसको ज्वारीय बल कहते हैं, उसी के परिणाम स्वरूप विस्थापन हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये भी सत्य है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन जो ये सही है, ये वाला नहीं सही है। यहां पर जो तापीय संकुचन का सिद्धांत है, तो तापीय संकुचन का जो सिद्धांत है इसका उद्देश्य कहीं जेफरीज महोदय के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया है? जेफरीज महोदय के द्वारा दिया गया है। और इसका परिणाम जो होता है पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत है। तापीय संकुचन के परिणाम स्वरूप, अगर ताप के परिणाम स्वरूप हमारे क्रस्ट में संकुचन होता है तो कुछ संरचनाएं इस प्रकार से अप डाउन करती हैं। तो जो अपर पार्ट होते हैं इसी को पर्वत कहा है, किसने? जेफरीज महोदय ने। और यह सिद्धांत तापीय संकुचन का सिद्धांत है जिसके परिणाम स्वरूप पर्वतों की उत्पत्ति होती है। तो जेफरीज महोदय ने ही यह सेंटेंस बताया है, अर्थात इसका उद्देश्य महाद्वीपों के विस्थापन से नहीं है। और यही सेंटेंस हमारा गलत है और गलत होने के कारण यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पर लिखा है वर्तमान में जहां हिमालय पर्वत श्रेणियां स्थित हैं वहां मेसोजोइक काल में लंबा, गहरा तथा सकरा समुद्र स्थित था जिसको हम टेथीस भूसन्निधि कहते हैं। क्या कहते हैं?
टेथिस भूसन्नति कहते हैं, तो यह सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर यहाँ पर कारण लिखा है, छिछले समुद्रों में लंबे समय तक निरंतर निक्षेपण से मलबा की काफी मोटी परत जमा हुई, जिसमें भू हलचलों के कारण बलन पड़ने से अल्पाइन मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ है। ये भी सही है, क्योंकि जो टेथिस भूसन्नति थी, जिसके एक तरफ अंगारा लैंड और एक तरफ गोंडवाना लैंड था, कालक्रम में इसमें टेथिस भूसन्नति में बहुत ज्यादा जब नदियों के द्वारा अवसाद का डिपोजिशन किया गया, तो यह जो टेथिस भूसन्नति थी यह काफी छिछली हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप कालक्रम में जब भूगर्भिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप यूरेशिया प्लेट से इंडियन प्लेट आगे बढ़ती है, तो यहाँ पर टेथिस भूसन्नति पर कंप्रेशन लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर अल्पाइन किस्म के पर्वत बनते हैं। और इसी का परिणाम है कि आपका अफ्रीका में एटलस बनता है, यूरोप में अल्पाइन बनता है, और कह सकते हैं इंडिया में आपका हिमालय बनता है। तो ये सब इसी के कालक्रम में है। तो इस आधार पर हमारा जो आंसर हो जाएगा, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण की व्याख्या भी कौन करता है, अरे कथन की व्याख्या कौन करता है, कारण करता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, अच्छा यूरोप में हमने कहा अल्पाइन, तो यहाँ पे आल्प्स पर्वत है। यूरोप में कौन सा पर्वत है, आल्प्स पर्वत है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित विद्वानों में किसने सर्वप्रथम 1960 में सागर नितल प्रसरण सिद्धांत की परिकल्पना दी है? तो हैरी हस महोदय ने दिया। किसने दिया है? हैरी हस महोदय ने दिया है, अर्थात एच हेस। एच का मतलब हो गया हैरी, हेस महोदय ने ही इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो इस आधार पर इस पर्टिकुलर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, मतलब सागर नितल प्रसरण का सिद्धांत हैरी हस महोदय के द्वारा दिया गया है। अगर हम बात करें ए एन स्ट्रहलर के द्वारा, तो ए एन स्ट्रहलर महोदय ने ही अनाच्छादन कालानुक्रम की व्याख्या की है, और जिसमें इन्होंने सहयोग किसका लिया था, तो जेम्स हटन महोदय के लिया था। जेम्स हटन महोदय ने जो कहा था कि एक रूपता का सिद्धांत यानी अतीत भविष्य की कुंजी है, तो उसी के आधार पर स्टालर महोदय ने ही अनाच्छादन कालानुक्रम की क्या व्याख्या किए हैं। तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण नहीं है? तो बताना है, महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण की बात करना है। कौन कौन से प्रमाण वैगनर महोदय ने दिया था? तो वैगनर महोदय ने जिग्सा फिट का सिद्धांत, ये तो ठीक ही है कि जिग्सा फिट का सिद्धांत इन्होंने दिया ही था। साथ में विभिन्न क्षेत्रों में जो जीवाश्म मिलते हैं, ये भी इन्होंने सिद्धांत दिया है। इसी आधार पर इन्होंने मीजोसोरस और ग्लासोप्टोरिस की बात किए थे, और लेमिन। तो मीजोसोरस, ग्लासोप्टोरिस और लेमिन की जो बात है, यह विभिन्न क्षेत्रों में जीवाश्मों के आधार पर ही तो ये बताते हैं। तो जिग्सा फिट का भी इन्होंने साक्ष्य दिया है, और जीवाश्मकीय प्रमाण को भी इन्होंने दिया है, लेकिन ट्रांसकैरेंट भ्रंश और मेंटल में संवहन, ऐसा इन्होंने कोई साक्ष्य नहीं दिया है। तो इस आधार पर जो हमारा प्रॉपर आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए और सी, अर्थात पहला वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति के चतुष्फलक सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो लोथियन ग्रीन महोदय इससे संबंध रखते हैं, और इनका भी बेसिक उद्देश्य था कि किस प्रकार से महासागरों और महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई है। तो उसी को व्याख्यायित करने के क्रम में इन्होंने चतुष्फलक का सिद्धांत, टेट्राहेड्रल का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, बाकी आप वैगनर, हेम्स, केल्विन, इन सब के बारे में कालक्रम में या इसी कहीं न कहीं इसकी चर्चा हो गई है। अगर हम बात करें दी अर्थ शिफ्टिंग क्रस्ट पुस्तक किसने लिखा है, तो आप इसके विषय में स्पष्ट रखिएगा, चार्ल्स जो हैपगुड महोदय हैं। कौन है? चार्ल्स हैपगुड महोदय, इन्होंने ही इस पुस्तक को लिखा है। तो इस आधार पर द अर्थ शिफ्टिंग क्रस्ट पुस्तक के रचयिता कौन है? तो चार्ल्स हैपगुड महोदय हैं। अगला प्रश्न लिखा है, महाद्वीपीय उद्भव के अवसाद कहलाते हैं। तो महाद्वीपीय उद्भव के जो अवसाद है, इन्हीं को भूजात अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं? भूजात अवसाद कहते हैं। तो इस आधार पर इस पर्टिकुलर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संकल्पनाओं में से कौन प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के आधार पर सही उत्तर के चयन हेतु नीचे दिए गए कूट का उपयोग कीजिए? तो बताना है कि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के आधार पर, हमको बताना किसके आधार पर? प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो यहां पर लिखा है भू संतुलन का सिद्धांत, महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत, पूरा चुंबकत्व का सिद्धांत, ध्रुव संचरण का सिद्धांत। तो बताना है कि किसका किसका प्रयोग किया गया कि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत अस्तित्व में आई है। तो हमने आपसे पहले ही बताया है कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, फिर सागर नितल का प्रसरण सिद्धांत, भू चुंबकत्व का सिद्धांत, इन तीनों को जब कंबाइंड रूप से स्टडी किया गया तो कालक्रम में फिर जाकर के
आधुनिक विचारधारा आई है जिसको कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। क्या कहते हैं? प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। और इस आधार पर जो हमारा आंसर हो जाएगा कि जिन्होंने प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के लिए एक रूपरेखा तैयार की, एक नींव का काम किया, तो उसमें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की अहम भूमिका आती है, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत की भी भूमिका आती है और पूरा चुंबकत्व सिद्धांत की भी भूमिका आती है। लेकिन चूंकि यहां पर सिर्फ हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, तो इस आधार पर हमारा जो आंसर हो जाएगा 1 और 3 के आधार पर बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है, चतुष्फलक सिद्धांत के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यह ज्यामितीय सिद्धांतों पर आधारित है। तो यह आप सब लोगों को पता होगा कि अगर जो लुथियन ग्रीन महोदय के द्वारा दिया गया है सिद्धांत, टेट्राहेड्रल का सिद्धांत, यह पूरी तरीके से ज्यामिति पर आधारित है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, तो यह पूरी तरीके से सही है। बाकी आप पढ़ सकते हैं, यह मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, तो मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है, बल्कि किस प्रकार से अतीत में महाद्वीप महासागर की उत्पत्ति हुई है इसकी व्याख्या ये करता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं, यहां पर तीसरा वाला लिखा है, यह महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना की व्याख्या में सहायक है, ये सही है। टी वाला लिखा है, यह महाद्वीपों या महासागरों के अस्थायित्व में विकास करता है, तो अस्थायित्व में विकास की बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि ये सब अस्थायित्व बातें हैं ही नहीं, सब अस्थायी संरचनाएं हैं, कालक्रम में फिर से इसमें परिवर्तन होता रहेगा। तो इस आधार पर यह भी गलत है, सही केवल पहला और तीसरा है, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर सी। क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न लिखा गया है यहां पर, चतुष्फलक सिद्धांत महाद्वीपों एवं महासागरीय श्रेणियों के वर्तमान वितरण की अच्छी व्याख्या करता है। तो क्या लगता है, चतुष्फलक सिद्धांत ही महाद्वीपों एवं महासागरों की श्रेणियों के वर्तमान वितरण की अच्छी व्याख्या करता है? तो इसमें कोई डाउट है क्या? इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि चतुष्फलक का उद्देश्य ही है महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति की व्याख्या करना। और लेकिन ये बात दूसरी है कि ये श्रेणी के क्रम में बताए हैं, तो ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर लिखा, शीतलन एवं संकुचन ने पृथ्वी को चतुष्फलक के आकार ग्रहण करने में मदद की है। ये भी ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपने सिद्धांत में ये बताया था कि पृथ्वी का जो आकार गोलाभ था, शुरू में जब अग्निवलय का गोला था, तो कालक्रम में जब यह ठंडी हुई, तो ठंडी होने के परिणाम स्वरूप इसका जो आकार परिवर्तित हुआ वह चतुष्फलक का रूप धारण कर लिया है। किसका रूप धारण कर लिया है? चतुष्फलक का रूप धारण किया है। और चतुष्फलक के जो शीर्ष हैं वहां पर महाद्वीप बन गए हैं, और जो इसके तल हैं वहां पर महासागर बन गए हैं। तो इस आधार पर कह सकते हैं कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की व्याख्या भी करता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, अर्थात यहां पर एक ऐसा है कि जो सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। जैसे लिखा, पेंटागोनल डोडेकाहेड्रल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो यह सिद्धांत ध्यान रखिएगा, इलीडी ब्लूमार्ट के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया है? इलीडी ब्लूमार्ट के द्वारा दिया गया है। तो यह आपका गलत मिलान है, ध्यान रखिएगा, इलीडी ब्लूमार्ट के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है, ना कि लॉर्ड केल्विन के द्वारा। शेष अगर हम चतुष्फलक के सिद्धांत की बात करें तो यह लुथियन ग्रीन महोदय के द्वारा दिया गया, जिसका उद्देश्य अतीत में महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति की बात होती है। फिर है महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत, अर्थात जो वेगनर महोदय ने दिया है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। सागर नितल जो प्रसरण का सिद्धांत या हैरी हस महोदय के द्वारा दिया गया है। तो कह सकते हैं ये तीनों सही हैं, सिर्फ पहला वाला सही नहीं है, और इस आधार पर यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप अगले प्रश्न को देख सकते हैं, लिखा है, निम्नलिखित में कौन महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है? बताना है महाद्वीप एवं महासागर की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो बताना है चतुष्फलक सिद्धांत का क्या संबंध महाद्वीप महासागर की उत्पत्ति से है कि नहीं है? तो इसका संबंध तो ही है, इसी के परिणाम स्वरूप तो महाद्वीप महासागर की उत्पत्ति हुई लुथियन ग्रीन महोदय के द्वारा। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वेगनर ने दिया है, इसका भी तात्पर्य यही है कि किस प्रकार से अतीत में महासागर और महाद्वीप बने हैं। तापीय संकुचन का सिद्धांत जो होम्स महोदय के द्वारा है, इसका संबंध पर्वत निर्माण से है। किससे? पर्वत निर्माणकारी संरचना से है, होम्स महोदय ने यही बताया है। तो यही आपका सही नहीं है, क्योंकि इसका उद्देश्य कहीं से महाद्वीप महासागर की उत्पत्ति से नहीं है, बल्कि इसका संबंध पर्वत निर्माणकारी संरचना से है। तो इसी आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर सी। यहां पर डी जो लिखा है भूसन्नति का सिद्धांत, तो भूसन्नति, अच्छा यहां पर आपको थोड़ा सा, अब चूंकि विकल्प में ऐसा दे दिया गया है कि हमको किसी एक के बारे में चयनित करना है, तो जो तापीय संकुचन का सिद्धांत, तापीय संकुचन का सिद्धांत अगर हम बात करें
तो हमने एक बार डिस्कस किया है, जेफ्रीज महोदय के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? जेफ्रीज महोदय के द्वारा। तो जेफ्रीज महोदय ने तापीय संकुचन के सिद्धांत में अगर हम बात करें कि इन दोनों में किसी एक का अगर चयन करना है, तो भूसन्नति का सिद्धांत पूरी तरीके से जो कुबर महोदय ने दिया है, पूरी तरीके से केवल पर्वत की उत्पत्ति के विषय में ही डिस्क्राइब करता है। कंप्लीट इसका संबंध केवल किससे है? पर्वत निर्माण से है। लेकिन जो तापीय संकुचन का सिद्धांत है, जो जेफ्रीज महोदय के द्वारा दिया गया है, इसका कुछ कुछ संबंध हम कह सकते हैं महाद्वीपों या महासागरों के संबंध से है। तो इस आधार पर वैसे तो दोनों गलत हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी एक का चयन करना हो तो हम डी वाले का चयन करेंगे, क्योंकि यह ज्यादा गलत है सी की तुलना में। तो इस आधार पर हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सिद्धांत है और एक तरफ प्रवर्तक है। सिद्धांत पे अगर हम बात करें तो महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है वेगनर महोदय ने दिया है, तो इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। फिर अगर बात करें सागर नितल प्रसरण का सिद्धांत तो हैरी हस महोदय के द्वारा दिया गया है। संवहन तरंग का सिद्धांत आर्थर होम्स महोदय के द्वारा दिया गया है। अगर प्रत्यास्थ प्रक्षेपण का सिद्धांत, प्रत्यास्थ पुनर्संचलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, जिसका संबंध भूकंप से है, तो एच.एफ. रीड महोदय के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया है? एच.एफ. रीड महोदय के द्वारा दिया गया है। अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा 3142 ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट के आधार पर हमको आंसर बताना है। समप्राय मैदान, तो समप्राय मैदान का जो संबंध है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो अपर्दन चक्र की संकल्पना है जो डेविस महोदय ने दिया है, इसी के लास्ट में जो एक लैंड फार्म डेवलप होता है उसी को इन्होंने समप्राय भूमि का नाम दिया है। अगर एक रूपता का सिद्धांत की हम बात करें तो जेम्स हटन महोदय के द्वारा दिया गया है, जिन्होंने अतीत जो है या भविष्य की कुंजी है, तो ऐसा इन्होंने कहा है। फिर लिखा है चतुष्फलकीय का जो सिद्धांत या लोथियन ग्रीन महोदय के द्वारा दिया गया है। जो पारस्परिक संवहन तरंग का सिद्धांत है, यह किसके द्वारा दिया गया? तो होम्स महोदय के द्वारा दिया गया है संवहन तरंग का सिद्धांत। तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा 2341। क्या 2341? तो 2341 हमारे पहले विकल्प में है, इस आधार पर आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धांतों का क्रम निर्धारित कीजिए। अर्थात इनको हम डेट वाइज अब अरेंज करना है, क्योंकि प्रश्न ऐसा पूछा गया है। तो बताना है कि सबसे पहला कौन सा सिद्धांत आया, उसके बाद कौन सा सिद्धांत आया और सबसे लास्ट में कौन सा सिद्धांत आया, इसी को हमको अरेंज करना है। यहाँ पर अगर हम बात करें एक रूपता का जो सिद्धांत है जो जेम्स हटन महोदय के द्वारा दिया गया है, यह 1785 में दिया गया। कब दिया गया? 1785 में दिया गया है। तो सबसे पहले यही आया है। इसके पश्चात अगर महाद्वीपीय विस्थापन, यहाँ पे देखिए महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो वेगनर महोदय के द्वारा दिया गया है, यह 1912 का है। फिर अगर हम गतिक संतुलन की बात करें तो गतिक संतुलन का जो सिद्धांत है यह 1960 का है। कब का है? 1960 का है। लेकिन जो संवहन तरंग का सिद्धांत जो होम्स महोदय के द्वारा दिया गया यह 1928 का है। तो इस आधार पर अगर हम सबके विषय में लिखना चाहें तो यह 85 का है, 1785 का है, यह 1912 का है। यह जो गतिक संतुलन का सिद्धांत है अगर इसके विषय में हम बात करें तो यह 1960 का है और यह 1928 का है। तो आप इसको मिलान कर सकते हैं और हमारा आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा, अर्थात डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम महादेशीय संचलन नहीं है? बताना है कौन सा संचलन महादेशीय नहीं है, क्योंकि महादेश जनक जो बल होता है यह वर्टिकल मूव करता है। कैसे मूव करता है? वर्टिकल मूवमेंट करता है, या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड। तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा तो अवतलन हो सकता है, उत्थान हो सकता है, निमज्जन हो सकता है, लेकिन भूस्खलन नहीं हो सकता है। भूस्खलन का संबंध कहीं से भी महादेश जनक संचलन से नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, भव्य डायनासोर के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण परिघटना हुई है? अर्थात इसका तात्पर्य है कि जो डायनासोर का कालक्रम था, जिस काल में डायनासोर विद्यमान थे धरती पर, उस कालक्रम में कौन सी अतीत में भूगर्भिक घटना घटित हुई है? तो उस समय का ही सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। कौन सा है? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो वेगनर महोदय के द्वारा दिया गया है, क्योंकि कार्बोनिफेरस का कालक्रम जो है यह डायनासोरों के लिए ही जाना जाता है। तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में सत्य हैं? तो बताना है महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के विषय में कौन सा सत्य है। पहला लिखा है
यह महाद्वीपों एवं महासागर द्रोणियों के अस्थायित्व में विश्वास करता है। तो अस्थायित्व में कहां विश्वास करेगा? यह अस्थायित्व में विश्वास ही नहीं करता है क्योंकि इसमें अस्थायित्वपन है। तो इस आधार पर कह सकते हैं पहला वाला तो हमारा पूरी तरीके से गलत हो गया। दूसरा लिखा है इसका मुख्य उद्देश्य अतीत के विश्व जलवायु परिवर्तनों की व्याख्या करना है। तो हमने पहले ही कहा कि जो वेगनर महोदय थे यह एक मौसम विज्ञानवेत्ता थे या जलवायु से संबंध रखने वाले भूगोलवेत्ता थे और यह अतीत में हुए जलवायु परिवर्तन की व्याख्या करना चाहते थे और उसी क्रम में इन्होंने कहीं न कहीं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की संकल्पना का प्रतिपादन किया है। तो इस आधार पर यह सही है। तीसरा लिखा है इसे ब्रिटेन के अल्फ्रेड वेगनर ने प्रतिपादित किया था, जो मूलतः एक भूवैज्ञानिक थे। तो भूवैज्ञानिक नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये मौसम विज्ञानवेत्ता थे, तो यह गलत है। बाकी चौथा लिखा है इनका विश्वास है कि आरंभ में सभी स्थल खंडों ने परस्पर जुड़कर महान स्थल खंड पैंजिया का निर्माण किया था। तो ये सही है। तो अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा और चौथा। क्या हो जाएगा? दूसरा और चौथा, डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नांकित में से कौन सा बल या शक्ति उत्तरदायी होती है? तो आपको पहले ही डिस्कस कर दिया गया है, ज्वारीय बल इसके लिए उत्तरदायी होता है। और इसी के साथ जो आज का एपिसोड है इसे हम समाप्त करते हैं। कल हम लोग पुनः एक नए एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को खूब प्रमोट करिए जिससे अच्छे से अच्छा मटेरियल आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।